आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे हम, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। तो लास्ट टाइम में भी ये स्लाइड हम लोगों ने पढ़ ली हो, लेकिन उसको दोबारा, चूंकि आर्किटेक्चर के टॉपिक को, इसलिए दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्ट बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप लोगों ने अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो और वो आपके लिए आपकी बिल्डिंग का एक डिज़ाइन बनाता है, एक मैप बनाता है। एक तो उस मैप को फिर आप किसी भी बिल्डर को देंगे तो वो आपके लिए बिल्डिंग को जो है वो बिल्ड कर देगा। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले आप उसका क्या बनाते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं। उससे क्या होता है कि आप जो है वो उस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की मदद से फिर डेवलपर्स से वो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाया जा सकता है। तो आर्किटेक्चर की जो एक्टिविटीज़ है वो है आर्किटेक्चर एनालिसिस, आर्किटेक्चरल सिंथेसिस एंड डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एवेल्यूएशन और आर्किटेक्चर एवोल्यूशन। इवेल्यूएशन और एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? इवेल्यूएशन मीन आपने उसको जज करना है कि वो सही है या नहीं सही, अप टू द मार्क है या नहीं। और एवोल्यूशन यह है कि उसके अंदर क्या इर्तिका, क्या नई चीज़ ऐड होनी चाहिए, क्या चीज़ ड्रॉप होनी चाहिए। दैट इज एवोल्यूशन। अब एक्टिविटीज़ को फर्दर एक्सप्लोर किया जाता है जी। ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट टिपिकली वर्क विद प्रोजेक्ट मैनेजर। जो आर्किटेक्ट है वो किसके साथ मिलके काम करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। और वो डिस्कस करता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स विद स्टेक होल्डर्स, कि किसी भी रिक्वायरमेंट की कितनी अहमियत है, उसको वो जो है वो डिस्कस करता है स्टेक होल्डर्स के साथ। वो स्टेक होल्डर यूज़र्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल ओनर्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स भी हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है। यानी बनाने वाले भी स्टेक होल्डर में शामिल होते हैं, यूज़ करने वाले भी, और उस सॉफ्टवेयर को बनवाने वाले के जो ओनर हैं वो भी उसके स्टेक होल्डर होते हैं। डिज़ाइन ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, evaluate a design, communicate with designer and stakeholders, और डॉक्यूमेंट द आर्किटेक्चर डिज़ाइन और मोर। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो ड्यूरिंग आर्किटेक्चर एग्जीक्यूट होती हैं। जो फोर कोर एक्टिविटीज़ हैं ये जो है ड्यूरिंग आर्किटेक्ट डिज़ाइन, these core activities are performed iteratively. These core architecture activities are performed iteratively and at different stages of initial software development life cycle as well as over the evolution of system। कहते हैं ये जो चार कोर एक्टिविटीज़ हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टार्ट में भी हो सकती हैं और एवोल्यूशन फेज में भी हो सकती हैं, कि यानी सॉफ्टवेयर के मुकम्मल होने के बाद उसके अंदर जो मेंटेनेंस की फेजेस हैं उनके अंदर भी यूज़ होती हैं। पहली है जी आर्किटेक्चर एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इन विच प्रपोज सिस्टम्स विल बी ऑपरेट। एनालिसिस के अंदर सबसे पहली बात हमने ये देखना है कि जो सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो कहाँ पे डिप्लॉय होगा, किस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा। उस डेवलपमेंट उस एनवायरनमेंट को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर हम डिटरमिन करते हैं कि उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स की इनपुट क्या है, और ये इनपुट्स किन किन स्टेक होल्डर से आ रही हैं, और इन रिक्वायरमेंट के साथ कौन कौन से दूसरे स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व है। बेशक वो इनपुट नहीं कर रहे मगर वो इन्वॉल्व हो, तो उन सबको हमने क्या करना है, उनको भी फाइंड करना है, डिटरमिन करना है। व्हाट दिस सिस्टम विल डू, इस क्या कहते हैं, ऑपरेशनल या फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी ये डेफिनेशन देखी थी कि जो फंक्शनैलिटी सिस्टम ने फंक्शन परफॉर्म करनी है दैट आर कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एंड हाउ वेल द सिस्टम विल परफॉर्म रन टाइम, के सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा रन टाइम पे, वो उसकी क्या है,
जैसे उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, ऑपरेबिलिटी कैसी है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कैसी है, सिक्योरिटी है या नहीं, कंपेटेबिलिटी है या नहीं, वो आईएसओ के जो स्टैंडर्ड अगर कहा गया है उनको फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो फंक्शनैलिटी से रेलेवेंट है, और नॉन फंक्शनल जो है वो क्वालिटी से रेलेवेंट है। ये सारे क्वालिटी पैरामीटर है ना, रिलायबिलिटी क्वालिटी है, परफॉर्मेंस क्वालिटी है, सिक्योरिटी क्वालिटी है, ये सारी क्या है। अच्छा, डेवलपमेंट टाइम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सच एज मेंटेनेबिलिटी एंड ट्रांसफरबिलिटी डिफाइंड इन ISO 25010:2011 स्टैंडर्ड। ये जो है ना मेंटेनेबिलिटी की और ट्रांसफरबिलिटी, इनकी डेफिनेशन ISO के स्टैंडर्ड 25010 2011 में ये हुआ था, उस स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइंड है। Business requirement and environmental context of a system that may change over time. Example are legal। अब लीगल जो है, गवर्नमेंट ने कानून तब्दील कर दिया, तो उसका मतलब आपके जो जो लीगल की जो क्वालिटीज़ हैं चेंज हो जाएंगी। सोशल, सोशल क्या मतलब कि अगर अगर कोई सोशल डायलेमा चेंज हो गया किसी एनवायरनमेंट में, या आपका सॉफ्टवेयर किसी और एरिया पे डिप्लॉय हो रहा है, तो आपकी सोशल चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल, वो भी अप डाउन होती रहती है किसी भी कंट्री की, किसी भी रीजन की। फिर कंपिटिटिव, ठीक है, आपका कोई कंपिटिटर आ गया और उसने जो है आपसे चीप रेट के अंदर चीज़ों में सर्विसेज देनी शुरू कर दी, तो अब आपको अपने सिस्टम के अंदर अपडेशन करना है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से भी जो है कि नई टेक्नोलॉजी आने से लोगों की डिमांड बढ़ती है कि भाई अब चीप होना चाहिए या क्या है, या नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, तो उससे भी आपके जो है आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ ये भी चेंज होती हैं। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ओवर द टाइम चेंज हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लीगल, सोशल, फाइनेंशियल, कंपिटिटिव एंड टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट से आपके आर्किटेक्ट के अंदर चेंज आ सकता है। उसके बाद आर्किटेक्चरल सिंथेसिस आर डिजाइन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आर्किटेक्चर। पहला था एनालिसिस, दूसरा क्या है? डिजाइन। Given the requirement determined by the analysis, the current state of the design and the result of any evolution activity, design is created and approved। अच्छा, डिज़ाइन जब क्रिएट करते हैं वो नए सिरे से बिल्कुल न्यू डिज़ाइन भी हो सकता है। वो किस पे बेस करेगा? आपके एनालिसिस के ऊपर। और वो एवोल्यूशन एक्टिविटी के नतीजे में भी आर्किटेक्ट के अंदर चेंज हो सकता है। तो उसमें फिर आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपने आर्किटेक्ट को, आप अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को एवोल्यूशन के नतीजे में इम्प्रूव कर रहे होते हैं, और नई सूरत में आप एनालिसिस के रिजल्ट्स की बेस के ऊपर उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आर्किटेक्चर एवेल्यूएशन क्या चीज़ है? तीसरी एक्टिविटीज है इवेल्यूएशन। इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग हाउ वेल द करंट डिज़ाइन। किसी भी डिज़ाइन को जज करने के लिए कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, उसको क्या कहते हैं? एवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन। आर पोर्शन ऑफ इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट डिराइव ड्यूरिंग द एनालिसिस। फिर उसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि क्या ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सिस्टम की या यूजर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर भी रहा है या नहीं। An evaluation can occur whenever an architect is considering design decision। एवेल्यूएशन कब कब अक्कर होता है? उस वक्त भी आप उसको चेक कर सकते हैं जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं डिसीजंस को, और आफ्टर सम पोर्शन ऑफ डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइन के पोर्शन को बनाने के बाद भी आप एवेल्यूएशन कर सकते हैं, और आफ्टर फाइनल डिज़ाइन भी आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एवेल्यूएशन का प्रोसेस, बिफोर क्रिएटिंग द डिज़ाइन, आप एनालिस उसको देख के कि कौन सी चीज़ शामिल करनी है, कौन सी नहीं शामिल करनी, ये भी एवेल्यूएशन के अंदर है। यानी डिज़ाइन करने से पहले आपने अभी थीम बनाया कि ये मेरा डिज़ाइन होगा, तो उस थीम को भी आप चेक कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं कि ये अप टू द मार्क है या नहीं।
कुछ पोर्शन बनाने के बाद भी इसको वैल्यूएट कर सकते हैं और फाइनल डिज़ाइन करने के बाद भी इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये किसी भी स्टेज के ऊपर आप इवेल्युएट कर सकते हैं। सम ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एवोल्यूशन टेक्निक आर आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड आर TARA एटसेट्रा। ठीक है, ये जो ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड है, ये एक टेक्निक है जो वैल्यूएशन के लिए यूज होती है। वो क्या है वो भी देखते हैं। आर्किटेक्चर इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड अडेप्टिंग एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर architecture to cater for requirement and environmental changes. Process of maintaining and adapting existing software architecture to cater for requirement and environmental changes. Maintaining and adapting existing software architecture to cater for requirement and environmental changes. तो ये आर्किटेक्चर एवोल्यूशन आ गया। वो पहले इवेल्युएशन था, अब क्या है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में इर्तका, उसमें इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या है मेंटेन और अडाप्ट करना, किसको, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को, फॉर रिक्वायरमेंट एंड, यानी एनवायरनमेंट में चेंज आई या रिक्वायरमेंट में चेंज आई, तो उस चेंज के नतीजे में जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है वो अपने आप को जो अपडेट करेगा, दैट इज ड्यू टू एवोल्यूशन, दैट इज आर्किटेक्चर एवोल्यूशन के रिक्वायरमेंट में चेंज की वजह से या एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से आर्किटेक्ट के अंदर, आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर जो चेंज है, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर एवोल्यूशन। As software architecture provide a fundamental structure of software system, its evaluation and maintenance would necessarily impact on its fundamental structure। चेंज की वजह से उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर भी असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। As such, architecture evolution is concerned with adding new functionality as well as maintaining existing functionality and system behavior। आर्किटेक्चर एवोल्यूशन में नई फंक्शनैलिटीज का ऐड करना भी है और पुरानी फंक्शनैलिटीज को मेंटेन रखना भी है। ये दोनों चीज़ें भी आर्किटेक्चर एवोल्यूशन में शामिल होती है। ऐसे नहीं है कि आपने चेंज की तो उसने कोई फलां दी, फलां रिक्वायरमेंट उसने शुरू में दी थी, आपने चेंज किया तो उसकी वो रिक्वायरमेंट ही ख़त्म कर दी, ऐसे नहीं है। तो जो पुरानी जो बेसिक्स नेसेसिटीज थी उसको भी वहीं पे रखा जाता है और जो नई चीज़ डिमांड की जाती है उसको भी ऐड किया जाता है। In order to carry out architecture activities, supporting architecture activities are essential। तो आर्किटेक्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी हैं। वो कौन सी हैं? द सपोर्टिंग एक्टिविटी टेक प्लेस थ्रू आउट द कोर्स सॉफ्टवेयर एक्टिविटी। ये जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है ये थ्रू आउट द आर्किटेक्चरल डिजाइन एक्टिविटी के साथ साथ चलती हैं। दे आर नॉलेज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, डिजाइन रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन के दौरान, आर्किटेक्चर एवेल्यूएशन के दौरान, आर्किटेक्चर एवोल्यूशन के दौरान हमें साथ साथ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, दैट आर इसेंशियल। वो कौन कौन सी है? नॉलेज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, दिस कम्युनिकेशन मे बी विद द यूजर, विद द टीम मेंबर्स, विद द स्टेक होल्डर्स। और डिज़ाइन रीजनिंग, डिज़ाइन को रीजनिंग करना। रीजनिंग का क्या मतलब होता है कि चेक करते रहना कि ये अप टू द मार्क है या नहीं। डिसीजन मेकिंग के दौरान डिसीजन मेकिंग करते रहना और डॉक्यूमेंटेशन करते रहना, ये सारी एक्टिविटीज ड्यूरिंग आर्किटेक्चर चलती रहती हैं। क्रिएट, अभी एक एक्टिविटी है, क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर वेब एप्लीकेशन। हाउ कैन यू इंक्रीज How can you increase code reusability by changing the architecture or system organization? How can you increase code reusability by changing the architecture of a system organization? ठीक है जी। तो ये आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर आप ये चाह रहे हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी को कैसे, अब ये जो है, ये जो चेंज है ये प्योर जो है डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब जैसे मैंने देखा ना, आर्किटेक्चर को मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि यूज़र को आर्किटेक्चर किस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कहेगा, डेवलपर उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कहेगा, और जो
जो हमारे पास मार्केटिंग वाले हैं वो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कंसीडर करेंगे, तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये डेवलपर पर्सपेक्टिव से आपने कहा कि आप कैसे रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड नॉट रीयूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड क्या है कि जो कोड बना हुआ है उसको दोबारा से दोबारा बार बार यूज करना, बजाय ये कि हर दफ़ा री इन्वेंट द व्हील करने के आपने जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स हैं, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं, उनको दोबारा अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हीं को यूज़ करना, ना कि नए सिरे से क्रिएट करना। तो उसको करने के लिए आपको आर्किटेक्चर सिस्टम के अंदर क्या अपडेशन करनी पड़ती है, उसका आर्किटेक्चर जो है क्रिएट करना। अगर सिस्टम क्वालिटी एट्रीब्यूट, लिस्ट ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट एक्सक्यूज एग्जिस्ट। मी सर। जी जी। जी बच्चे। सर ये जो वेब एप्लीकेशन है, हम्म। सर ये ASP.NET एक नई चीज है, पता नहीं इस्तेलाह आई है, इसमें एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बनती हैं, वेब ऐप बनती हैं जी इस ये तरह से। जी जी ये जो है ASP.NET है, JSP हो गई, PHP हो गई, ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ही हैं। पहले ये था कि पहले ASP आई थी, तो फिर जब डॉट नेट का आर्किटेक्चर आया तो ASP.NET की सपोर्ट आ गई। एक्टिव सर्वर पेजेस, ASP क्या है? एक्टिव सर्वर पेजेस। ये बेसिकली इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि क्या करते हैं कि एक तो है HTML के अंदर आप क्या करते हैं कि आप फ्रंट एंड के जो है वो सारे कंपोनेंट्स को जो है ड्रा करते हैं, तो उनके अगेंस्ट आप कहते हैं जी बटन क्लिक हो तो क्या काम करें, उसके अगेंस्ट जो आपको जो क्या काम करना जो है वो लैंग्वेज के जरिए उसको मेंटेन करते हैं। तो उस लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, जैसे ASP है, JSP है, PHP है। ठीक है, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं बेसिकली। तो सर ये हर तरह से, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हाँ ना और ना ये ना 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 iOS हर ना जगह ना पे। ना 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 ये तीन चीज़ों को आप मिक्सअप कर रहे हैं। एक है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो जो कंप्यूटर के ऊपर चले, उसमें नेट का कुछ लेना देना जी सर। नहीं है। दूसरी जी आपने सर। कही वेब एप्लीकेशन, जिसके अंदर इंटरनेट और ब्राउजर इन्वॉल्व होता है। तीसरी है जी सर। आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो मोबाइल्स के ऊपर चलती है। जी सर। लेकिन ये जो है जो लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि मोबाइल जैसे एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, अब तो मोबाइल बेस्ड भी बना सकते हैं। यानी समझ आ रही बात की, जो कि सिर्फ जी डिफरेंस सर। ये है। मैं ये पूछ रहा था कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यानी यूज हो सकती है ना, क्योंकि इसमें सी यूज होती है और जी मेरे जी ख्याल जी डॉट नेट इसमें यूज हमें होती है। इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ एक टास्क दिया था कि आप किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर आपने उसका कोड आपके सामने है, अब आप चाहते हैं कि उस कोड की रीयूजेबिलिटी, फर्ज किया कि उसने क्लासेस यूज नहीं की, अब आप क्या करते हैं तो उस सारे काम को दोबारा परफॉर्म करें यूजिंग क्लासेस, और क्लासेस यूज करेंगे तो उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी, रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी तो जो उसका पहले आर्किटेक्चर बना हुआ वो चेंज होगा। तो ये एक एक्टिविटी के तौर पे बात की गई थी कि अगर फर्ज किया आपने कोई किसी ने भी कोई छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर कोड शोड यूज हुआ है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, अब उसको वो ये चाह रहा है कि इसके अंदर रीयूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो कैसे होगी? अब जारी बात है उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और डिफरेंट जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो रीयूजेबिलिटी आ जाएगी। अब आपने नए कॉन्सेप्ट करवाए तो इसका मतलब उसका आर्किटेक्चर चेंज होगा, तो वो उस आर्किटेक्चर को आपने देखना है, तो अब उसमें क्या चेंज करनी चाहिए। जी सर, वो सर इसलिए पूछ रहा था कि अब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हैं तो अब जो जितने प्रोजेक्ट वगैरह या कोई डिमांड आती है वो कहते हैं कि हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए कि iOS भी हो और ये भी जी हो, जी ऐसे ही ऐसे एंड्रॉयड भी। तो ऐसे ही है। वो जो और क्रॉस फ्लटर और सारी ये रिएक्ट। जी जी वो जो रिएक्ट वगैरह है उसके अंदर वो यही तो वो इसकी खूबसूरती अब इन्होंने ये कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशन बनाएं, हम आपको ये क्वालिटी देंगे कि हम इसको अब इसके अंदर ना वो इन्होंने कॉन्सेप्ट डिफरेंट दिया है। कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि मसलन मैं एक मिसाल के तौर पे एक काम करता हूँ कि कंपाइलर का काम क्या है कि आपके कोड को एग्जीक्यूटेबल बनाना। अब आपने जिस मशीन के जी ऊपर वो एग्जीक्यूटेबल बनाया ना वो वहीं पे चलेगा। मसलन अगर आपने जो हमारे पास जो सिंपल मशीन है, जैसे इंटेल की मशीन है, आपने इंटेल की मशीन के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कराई, उसकी एग्जी बना ली, अब वो एग्जी इंटेल की मशीन पे चलेगी। अगर आप वो ना मैक मशीन के ऊपर चला तो नहीं चलेगी। इसका मतलब ये अगर उसी कोड को आप
मैक के कंपाइलर के जरिए कराएंगे तो मैक पे भी चल जाएगी। उसी कोड को अगर जी आप मोबाइल बेस के जरिए कराएंगे तो उसने अब क्या किया कि मल्टीपल रेंज ऑफ कंपाइलर आपको दे दिया कि आप हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर बैठ के कोड करें। आप ये कहें कि ये आपका कोड रन हो जाए मोबाइल के ऊपर तो वो मोबाइल के मुताबिक एग्जीक्यूटेबल उसकी बना देगा। आप कहें कि वो जी वेब बेस्ड हो वो वेब बेस्ड के मुताबिक बना देगा। आप कहें डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के मुताबिक बना देगा। तो वो क्या करता है कि आपका एक थीम यानी ऐसे है कि उसके अंदर उसने मल्टीपल वे के ट्रांसलेटर रख दिए हैं जो आपकी की एप्लीकेशन को इतनी फ्लेक्सिबल उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ें डाली हैं कि जिससे वो क्या होगा जी कि वो किसी के अंदर भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। उन्होंने पोर्टेबिलिटी इंक्रीज कर ली बेसिकली कि आपका कोड जो तो है। सर ये दूसरे जी एंड्रॉयड स्टूडियो ने फ्लटर को मेरा ख्याल वो कर दिया है कि उधर ही बना सकते हैं, जी जी क्योंकि वही पहले जा इस वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एंड्रॉयड के लिए उन्होंने जावा या कोटलिन यूज करते थे और जी इसके लिए मैं स्विफ्ट, लेकिन अब फ्लटर ने काम ही सारा आसान कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने एनवायरनमेंट दे दी ना कि आप हमारी एनवायरनमेंट में काम करें। हम आपको ये यूटिलिटी देंगे कि आपको नए सिरे से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि यही कोड आपका वहां पे भी चल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है थैंक सर। यू सर। अगर सिस्टम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात हो रही थी कि आईएसओ का 9126 जो स्टैंडर्ड है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट एक आईएसओ का स्टैंडर्ड है 2001 में आया था। वो किन पैरामीटर्स की क्वालिटी पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहा है? परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी। ये जो पैरामीटर है ये एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मसलन एंड यूजर कौन? जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसको तो लेना देना परफॉर्मेंस से है, उसको कोड से कोई लेना देना नहीं है, उसको मेंटेनेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको रीयूजेबिलिटी से कोई लेना देना। उसको तो चाहिए परफॉर्मेंस हो, मुझे जब भी मैं ज़रूरत पड़े सॉफ्टवेयर वर्क करे, अवेलेबल हो। यूजेबिलिटी से लेना देना है कि वो इस्तेमाल करने में आसान हो, सिक्योर हो। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव जो है ये किसके हैं? यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मेंटेनेबल हो, कि कल को उसको चेंज करना पड़े, उसमें ऐड करना पड़े, कोई चीज़ डालनी पड़े निकालनी पड़े आसान हो, वो क्या है? मेंटेनेबल हो। पोर्टेबल हो, जैसे जो बात आप कह रहे थे ना कि एक एक एनवायरनमेंट से दूसरे के अंदर भी चले, तो उसको कहते हैं, इस क्वालिटी को कहते हैं पोर्टाबिलिटी। पोर्टाबिलिटी में जहां मर्जी उठा के लगा लो, पोर्टेबल। रीयूजेबल हो, कि एक दफ़ा बन गया उसको कहीं और भी रीयूज किया जा सके। टेस्टेबल हो, ये ना हो कि हम इसको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको टेस्ट ही ना कर सकें, तो टेस्टेबल हो। तो ये क्वालिटीज किसको चाहिए? ये पर्सपेक्टिव किसको चाहिए? डेवलपर को चाहिए। तो ये भी क्वालिटीज जो है किसके अंदर डिफाइन है? ISO 9126 स्टैंडर्ड के अंदर। इसी तरीके से जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इन चीज़ों को किसी और वे से देखना चाहती है। वो कहता है कि ऐसी चीज़ हो जो टाइम टू मार्केट हो। टाइम टू मार्केट का क्या मतलब है? कि जिस टाइम जो मार्केट में चेंज आ जाए ये इसको अकोमोडेट करे, ये ना कहे जी मैं इस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। कॉस्ट एंड बेनिफिट हो, कि ये जो है पैसे भी बचाए, पैसे भी यानी इसकी कॉस्ट और इसका नफ़ा जो है वो बैलेंस हो। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम भी हो, ये नहीं हो कि बस 5 साल चला। जैसे याद है आप लोगों को तो शायद याद नहीं होगा कि जब इससे पहले ना कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते थे ना डेट के लिए सिर्फ 2 डिजिट यूज करते थे, जैसा 1999। तो जब 2000 आया ना तो बहुत सारे सिस्टम कोलैप्स कर गए थे। क्यों? उन्होंने तो 2 डिजिट ही रखे हुए थे उसके लिए ईयर के लिए। तो फिर वहाँ पे फिर 2001 करना था तो वो 00, वो 01 से तो वो गड़बड़ हो जाना था सारा सिस्टम। तो फिर जो है वो लोगों को चीज़ें चेंज करनी। तो प्रोजेक्ट लाइफ टाइम जो है वो भी है कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन तक सपोर्ट करेगा। अब एक और भी भाई लाइफ टाइम की एक और भी एस्पेक्ट हो सकती है कि मसलन फर्ज किया कोबोल के अंदर सॉफ्टवेयर बना था, अब आजकल आप कोबोल के डेवलपर ढूंढे तो वो मिलते ही नहीं है। तो मिलेंगे नहीं तो इसका मतलब उसकी मेंटेनेबल में प्रॉब्लम होगी। तो जब भी कोई मसला आया तो ढूंढो भाई कोबोल का बंदा ढूंढो। तो कि ये जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हुई है या सॉफ्टवेयर की उसकी लाइफ टाइम क्या है। ठीक है, फिर टारगेटेड मार्केट के ऊपर है कि नहीं, कि मसलन मार्केट के आज इस मार्केट के ऊपर ये डिप्लाई किया,
हमने बिजनेस चेंज कर लिया, हमने दूसरे लोगों को या दूसरी एक नई ब्रांच खोल ली जो इन लोगों को या ये इस आइटम को जो है वो टारगेट करने के लिए, तो क्या ये सपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर आपका कि नहीं? फिर इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम, ये भी है कि एक एक नई कंपनी कहती है जी मैंने आपका सॉफ्टवेयर तो खरीद लूँ, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि ये आपका सॉफ्टवेयर मेरे सॉफ्टवेयर का जो ऑलरेडी चल रहा है उसके डाटा को भी लेके इस्तेमाल करें, ये ना हो कि वो अलग चल रहा हो। ये तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम। लेगेसी कहते हैं पुराने सिस्टम को, ठीक है? तो उसकी इंटीग्रेट लेगेसी सिस्टम के साथ हो सकता है कि नहीं, ये भी जो है बिजनेस कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से है। फिर रोल बैक शेड्यूल। रोल बैक शेड्यूल क्या होता है कि मसलन आपने कुछ काम परफॉर्म किया और अब कुछ अरसे के बाद आपको ये पता लगा कि नहीं यार, ये स्ट्रेटेजी की वजह से तो बिजनेस बड़ा जो है डाउन जा रहा है, वो जो क्लाइंट है उसका जो है ना वो हमारे ऊपर एतमाद ख़त्म हो गया, वो तो छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो अब उनको खुश करने के लिए आप कहते हैं अच्छा यार ऐसे करते हैं कि वो जो हमने पे 1 साल से आप ये पॉलिसी चेंज की थी ना, हम आपको पुरानी पॉलिसी के मुताबिक ही अकोमोडेट करते हैं। अब 1 साल की सारी चीज़ें उनको रोल बैक करना, शेड्यूल को रोल बैक करना, तो वहाँ में जो है क्या इस तरह की सपोर्ट देगा रोल बैक शेड्यूल की, कि अगर आप कोई चीज़ें उनको रोल बैक करना चाहे हो सकता है कि नहीं? तो ये सारे पर्सपेक्टिव जो है बिजनेस कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है? सर ये जो जी जी लिगेसी सिस्टम है सर, जी जी लेगेसी एक सिस्टम। जगह सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने गए थे तो उधर उनका पहले ऑफलाइन था, सारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, जैसे ये मेडिकल स्टोर पे ये ठीक है। इनके पास बूजर वालों का है। जी जी। तो तो अब सर नई टेक्नोलॉजी अगर लेके आए तो उस दुनिया सारी ऑनलाइन होती चली जा रही है, तो नहीं, ऑनलाइन का इसको फर्क, कैसे मैनेज ऑनलाइन करेंगे नहीं नहीं ऑफलाइन को? नहीं 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 ऑनलाइन की फर्क नहीं पड़ता। देखो असल चक्कर ऑनलाइन आपका लाइफ का नहीं है। अब बेशक वो नया सिस्टम ऑनलाइन हो गया, लेकिन होगा ये कि उनके सारे डाटा को मैं देखो ना, उनके क्लाइंट्स चल रहे हैं, उनके 1,000 क्लाइंट है, उनकी सारी जो है वो सारी उनकी जैसे कहते हैं ना बिजनेस कम्युनिकेशन है या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है ना, उनके साथ वो खाते चल रहे होते हैं ना उनके साथ, तो उन खातों को भी मेंटेन करेगा कि नहीं? यानी उस पुरानी जो उनकी जो डेटाबेस जो चल रही है जिसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड को इसके अंदर इंटीग्रेट करेगा या नहीं? ये है कि इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम। अब जैसे बैंक है, बैंक के कितने कस्टमर चल रहे होते हैं, अब वो जैसे अब वो बैंक का सारा रिकॉर्ड को बोल के अंदर बना हुआ है। अब आप कहें जी वो सारा जीरो समझिए, अब नए सिरे से बनाए और वो 25 साल की एंट्री दोबारा करेंगे आप क्या? ऐसे नहीं, कि वो ऐसा सिस्टम हो कि जो लेगेसी सिस्टम के डाटा को भी मैनेज कर ले। समझ आई? ये होती है, ये सपोर्ट होती है जो मुख्तलिफ डाटा बेसिस से डाटा को उठाने की और इस तरह की चीज़ें, तो ये चीज़ भी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखा जाता है। तो सर ये जो लेगेसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन होगी इसकी, हम्म। तो वो डेटाबेस के थ्रू होगी ना? जी जी वैसे ही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपने उसकी सपोर्ट रखी है कि नहीं? सर वो स्पोर्ट तो हम डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। हाँ ना, तो लाइक अगर हम नहीं, अब आपने एप्लीकेशन बना ली, सपोर्ट नहीं डाली, तो इसका मतलब बिजनेस परस्पेक्टिव से ही आपका आर्किटेक्चर अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सर अगर हम रोल बैक को देखें तो रोल बैक में तो हमें उल्टा नुकसान नहीं होगा उस चीज का? इसका कि अगर हम उनका शेड्यूल रोल बैक करें और 1 साल पीछे जाएं दोबारा से? नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता है वो ये असल में ना इसमें वो रखा ये जाता है कि क्या आपने बैकअप की स्ट्रेटेजी ली है। अब जो अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो पता क्या करते हैं, फर्ज किया वो ये अभी मैं दोबारा दूसरा सेशन स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये टाइम ओवर हो गया, लेकिन ये आपकी बात का आंसर कर देता हूँ कि अगर आप लोगों ने बैकअप की स्ट्रेटेजी लगाई है, मतलब हर महीने के बाद, फर्ज किया हर महीने के बाद आप जो है ना डेटाबेस का बैकअप लेते हैं। अब वो कहते हैं जी 1 महीने का पीछे रोल बैक करना है, तो अगर आपके पास बैकअप होगा तो आप उसको चला लेंगे, या आप डेटाबेस के अंदर और भी जो है मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी होती है आप उनको इनेबल करेंगे तभी वो उसका बैकअप लेगा। वो बैकअप का जो कहता है वर्जन 1 वर्जन 2 इस तरह मेंटेन करता रहता है, ताकि कल को अगर कोई सिस्टम कोलैप्स कर जाए या क्रैश हो जाए या कोई हार्ड डिस्क बैठ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? तो वो सारी सपोर्ट्स आपने रखी है कि नहीं? बात हो रही सिस्टम की,
बात सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं हो रही, बात हो रही है सिस्टम की। ये चीजें सिस्टम में अंदर आती है कि क्या आपके पास इतना इनफ बैकअप है कि अगर कोई कल को मसला हो जाए तो आप कितना कितना पीछे रोल बैक करेंगे, कहाँ तक का आपका डाटा महफूज है। समझ आई बात की? जी सर। अच्छा, अभी मैं दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ, इसको जो है ना वो स्टॉप करता हूँ। अटेंडेंस दूसरे में ले लेना या अभी ले लें आप लोगों का, अगर वो मसला नहीं होता। CR ठीक है। सर लाइट का इशू है। लाइट का इशू है तो नहीं लेंगे, चलो फिर मैं खुद ही ले लेता हूँ। 1 मिनट, आप लोगों ने ये स्नैप एक मरतबा लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, ये लेते हैं। हाँ जी, सर वो मैंने ले लिए स्क्रीनशॉट्स, आप रहने दें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं इसको स्टॉप करता हूँ।